हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो की जो शुरुआत में मैं बताना चाहूँगा कुछ एक्सपेक्टेशन वैल्यू के बारे में, और साथ साथ बताना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यूज जो है कैसे कैसे किसी फिजिकल पैरामीटर के एवोल्यूट करते हैं और उसका फिजिकल मीनिंग कहाँ है। साथ साथ क्लासिकल और क्वांटम की यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी भी करूँगा कि क्लासिकल क्या कहती है रिजल्टों में, क्वांटम क्या कहती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और ख़ासतौर से कॉम्पिटिटिव एजुकेशन के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। मैं एक्सपेक्टेशंस को पहले बताना चाहूँगा कि हमारे अगर लार्ज ऑब्जर्वेशन हम लें, जैसे क्या देखा हमने, पार्टिकुलर बॉक्स प्रॉब्लम हम कर रहे थे। तो उस पार्टिकुलर बॉक्स प्रॉब्लम में क्या होता है कि जब हम n बराबर 1 में जाते हैं, पार्टिकल को क्वांटम नंबर 1 में देखते हैं, तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता x बराबर l/2 के ऊपर जो है वो मैक्सिमम होती है। लेकिन जैसे हम n बराबर 2 में जाते हैं तो पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता उसी पॉइंट पर 0 हो जाती है। फिर आगे हम पॉइंट पे जाते हैं, उसी पॉइंट पे n बराबर 3 के लिए, तो फिर प्रायिकता मैक्सिमम हो जाती है, पाए जाने की प्रायिकता मिड में। उससे आगे जाते हैं तो फिर से 0 हो जाती है। तो ये एक इशारा है किस चीज का, कि क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स कैसे डिफर करती है। अगर हम यहाँ से समझने का प्रयास करें तो क्लासिकल मैकेनिक्स तो ये कहेगी कि पार्टिकल को आपने बॉक्स में छोड़ दिया तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर उसके पाए जाने की प्रायिकता जो है वो इक्वल होगी। पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स ये कहेगी कि पार्टिकल कहीं पे पाए जाने की प्रायिकता मैक्सिमम होगी, कहीं मिनिमम होगी, और इवन कहीं ऐसा भी होगा जहां पार्टिकल कभी नहीं होगा। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। लेकिन अगर हम एवरेज तौर देखें, औसत रिजल्ट देखें, एक जगह मैक्सिमम है, एक जगह 0 है, अगर एवरेज देखेंगे तो एवरेज ही आएगा। कुछ इशारा है इसमें। मीन्स अगर हम औसत तौर से रिजल्ट देखें, जैसे हम पार्टिकल बॉक्स का केस ही लें, क्योंकि मैं उसी को सबसे ज्यादा डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि वो आपने पढ़ भी लिया है। तो आप देखेंगे पार्टिकल x बराबर 0 से लेकर x बराबर l के बीच में कहीं भी है, आपसे पूछा जाए इसकी औसत वैल्यू कहाँ है, तो आप एवरेज निकालेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स से 0 + l/2। क्यों? x बराबर 0 उसकी लोअर लिमिट है, x बराबर l उसकी मैक्सिमम लिमिट है। तो एवरेज कैसे लेते हैं? मैक्सिमम लिमिट प्लस मिनिमम लिमिट अपॉन 2, ऐसे एवरेज लेंगे। तो वहां से क्या होगा, पोजीशन का एवरेज जब हम लेकर चलेंगे तो 0 + l/2 l/2 हो जाएगा। फिर हम क्वांटम से पूछेंगे कि भाई हम अगर औसत निकालना चाहते हैं पोजीशन का तो वो कहाँ आता है, और फिर हमें पता चलेगा कि क्वांटम मैकेनिक्स भी औसत रिजल्ट वही देती है जो हम किससे रिजल्ट निकाल रहे हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स से। तो यहां से हम ये भी कहते हैं कि जो एवरेज रिजल्ट हम लेते हैं, औसत रिजल्ट लेते हैं, एक्सपेक्टेशंस लेते हैं क्वांटम मैकेनिक्स से, तो क्लासिकल रिजल्ट्स जो होते हैं उनसे मैच करता है। और बाद में ये किस फॉर्म में आता है, अनफेस्ट थ्योरम भी कहलाती है, ये आगे मैं डिस्कस भी करूंगा। तो अब चलते हैं कि इसे इंट्रोड्यूस कैसे करें। और यहाँ पे मैंने जो टॉपिक में लिखा है वो लिखा है एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेव फंक्शन। क्या मतलब हुआ कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो चाहते हैं कुछ इंफॉर्मेशन वेव फंक्शन से और मिले। देखो आप क्वांटम को कैसे लें, अगर आप इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स को तो कैसे बने। क्वांटम मैकेनिक्स इंटरेस्टिंग कैसे बनती है हमारी, कि हमें ये देखना है कि हम साई का क्या एडवांटेज उठा सकते हैं वेव फंक्शन का। अगर हमें एक बार सिस्टम का पोटेंशियल ज्ञात हो, पोटेंशियल के साथ साथ हमें रेस्ट्रिक्शंस पता हो और हमें वेव फंक्शन पता चल जाए, तो वेव फंक्शन से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, वो यही है कि साई से हम चाहते हैं कि साई के और क्या क्या एडवांटेज हम ले सकते हैं। देखें हम एक्सपेक्टेशन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं। ऐसे इंट्रोड्यूस करें कि सपोज किया किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हैं, और मान लिया कि n1 नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे हैं किसी पर्टिकुलर पेपर के अंदर, उनके मार्क्स जो आए वो n1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स x1 आए, n2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पर्टिकुलर मार्क्स आए x2, n3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए x3, n4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स आए x4। आपसे कहा जाए क्लास के एवरेज मार्क्स क्या हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो आप बहुत सिंप्लीफाई करके बताएंगे n1 x1 प्लस n2 x2 प्लस n3 x3 प्लस n4 x4 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4। ऐसे तो निकालोगे, एवरेज ऐसे तो निकलता है। यहीं से मैं इंट्रोड्यूस करके बताता हूं आपको। तो मैंने क्लास ले ली और इंट्रोडक्शन देता हूं इसका कैसे हम लेकर चलें। क्लास ले ली, सपोज किया क्लास कोई सी भी क्लास मान लो, चलो फर्स्ट मान ले लेता हूँ, फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट हैं और कोई किसी पर्टिकुलर मैथमेटिक्स के जो
मार्क्स हैं उनका हमें एवरेज निकालना है। टीचर ने मैथमेटिक्स की कॉपियां चेक कर दी, पेपर दिया बच्चों ने मैथमेटिक्स का, और क्या करने लगे, एवरेज चाहता है टीचर पता करना कि एवरेज मार्क्स बच्चों के क्या है। तो अब उसको क्या चाहिए, स्टूडेंट पता होने चाहिए। अब स्टूडेंट पता कैसे चलेंगे कि पहले सबसे पहले N1 स्टूडेंट ऐसे मान लें कि उन्होंने मार्क्स पाए थे X1। ये तो स्टूडेंट्स की संख्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और यहां पे क्या है, मार्क्स ऑब्टेन, उन्होंने मार्क्स क्या क्या ऑब्टेन किया। तो N1 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने मार्क्स कितने ऑब्टेन कर रखे हैं, X1। N2 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स X2 हैं। N3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स X3 हैं। N4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स X4 हैं। और आप इस क्रम को आगे तक बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं, N5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो X5 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। मींस आपने क्या कर दिया, आपने बेसिकली एवरेज निकालने के लिए पहले संख्याएं लिख ली कि भाई इतने स्टूडेंटों ने इतने पा रखे हैं, इतने स्टूडेंटों ने इतने पा रखे हैं, और अब हमें औसत निकालना है। सपोज कि आपने ये माने कि केवल यही मार्क्स बच्चों ने पाए हैं, X1, X2, X3, X4। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आगे नहीं हो सकता, आगे हो सकता है। N5 नंबर ऑफ स्टूडेंट X5 पाते हैं क्रम में, लेकिन हमने एक समझाने के प्रोस्पेक्ट्स में क्या मान लिया, मान लिया 4 ही मार्क्स बच्चे पाए और यही स्टूडेंट थे। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि N कितने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो मेरा जवाब होगा टोटल स्टूडेंटों की संख्या होगी N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। अब आप चाहते हैं कि आपको स्टूडेंटों का एवरेज मार्क्स पता चल जाए कि एवरेज मार्क्स कितने हैं। तो आप एवरेज जब लेंगे तो एक्स एवरेज उसे लिखेंगे, औसत मार्क्स उसको लिखेंगे एक्स एवरेज इज इक्वल टू N1 X1 प्लस N2 X2 प्लस N3 X3 प्लस N4 X4 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। या मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, इजकल टू समेशन Ni Xi अपॉन समेशन Ni। तो आपने एवरेज कैलकुलेशंस देख ली कि हमने एवरेज कैलकुलेशन कैसे पता की। ये हम क्लासिकल अप्रोच थी हमारी। अब इससे क्वांटम मैकेनिक्स से जाते हैं, इसी रिजल्ट को निकाल लें। तो हम कैसे निकालें, क्वांटम मैकेनिक्स में जो होता है, इसमें ये याद रखें कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो एक्स एवरेज को हम लिखेंगे एक्सपेक्टेशन एक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स में एक्सपेक्टेशन एक्स जब हम लेंगे कि हम एक्सपेक्टेशन एक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उसको देखें कि उसको हम क्या लें। क्वांटिटी हमारी बच्चों होती है दो तरीका की, देयर आर टू टाइप ऑफ क्वांटिटी। एक होती है हमारी क्वांटिटी डिस्क्रीट और एक होती है कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस का क्या मतलब है उसको सुने। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या अंतर होता है कि डिस्क्रीट क्वांटिटी और कंटिन्यूअस क्वांटिटी में बेसिक अंतर क्या है, मूलभूत उसको समझें। अगर क्लास के अंदर स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन कर रहे थे, देखो इन दोनों फिजिकल पैरामीटरों का अंतर समझ लें, आपको बहुत आसानी रहेगी आगे समझने में कि डिस्क्रीट किसे कहते हैं और कंटिन्यूअस किसे कहते हैं। स्टूडेंटों के मार्क्सों का अब मैं यहां पे लेके चल रहा हूं। X1 मार्क्स N1 स्टूडेंट, X2 मार्क्स N2 स्टूडेंट, X3 मार्क्स N3 स्टूडेंट ऑब्टेन कर रहे हैं, X4 मार्क्स N4 कर रहे हैं। अब देखो है क्या, उसको सुने। कुछ टीचर मार्क्स देते में क्या करते हैं, कुछ टीचर मार्क्स देते समय पे क्या करते हैं कि कोई क्वेश्चन है सपोज किया, और क्वेश्चन आप यहां पे आप उम्मीद करें कि मार्क्स के अंदर कंटिन्यूअस मार्किंग होगी, तो आप गलत सोचते हैं। कभी भी कंटिन्यूअस मार्किंग नहीं हो सकती। आप मुझसे पूछेंगे सर क्यों नहीं हो सकती। सपोज क्या मैथ का टीचर है और वो बिल्कुल फेयर है,
तो वो बेसिकली क्या कर रहा होता है, जब मार्किंग देता है तो पेपर में लिखे होते हैं क्वेश्चन के मार्क्स। उसमें मार्क्स डिसाइड करते समय पे क्या होता है, पेपर में लिख दिया जाता है कि ये क्वेश्चन इतने मार्क्स का है। बाय द वे, मैं बतौर एग्जाम्पल पे उठाऊं कि एक एग्जामिनर पेपर सेटर ने क्या किया, 10 क्वेश्चन दे दिए और मान लो उसने 5 क्वेश्चन तो बना दिए 1 मार्क्स के और 5 ही क्वेश्चन बना दिए उसने 2 मार्क्स के, तो पेपर हमारा 15 मार्क्स का हो गया। अब बच्चा फ्रैक्शन में कैसे मार्क्स नहीं पा सकता, उसको सुनो। अगर टीचर फेयर है तो उसके क्राइटेरिया 2 हो सकते हैं। अगर बच्चा क्वेश्चन करके जा रहा है, अगर उसका सही है तो पूरा नंबर दे देगा, नहीं गलत करके जा रहा तो 0 कर देगा। लेकिन सपोज किया उसने 3 क्वेश्चन तो 5 मार्क्स वाले सही करिए और 4 क्वेश्चन उसने 5 मार्क्स वाले सही किए, तो उसका मार्क्स जो आया 3 + 4 8 11 हो गया। लेकिन आपने सोचा कि अब इसे हम 11.10 बनाना चाहते हैं या 11.11 बनाना चाहते हैं या 11.12 बनाना चाहते हैं, तो आप नहीं बना सकते, मिलेगा ही नहीं। आप जब पेपर देने जाते हैं, जब आपकी मार्कशीट आती है, तो उस मार्कशीट पे कभी जब भी मार्क्स आपके लिखे होते हैं, 50 मार्क्स का सपोज क्या कोई पेपर है, तो आप देखते होंगे 35, 36, 37, 38 जो भी मिलते हों, लेकिन क्या नहीं मिलते आपको, ये मार्क्सों में ये लिखा नहीं मिलेगा 30.3333 ये मार्क्स हैं आपके, या 30.3334 मार्क्स हैं आपके, नहीं ना। तो कैसा हुआ, वो संख्या कैसी हो गई, वो डिस्क्रीट हो गई, डिस्क्रीट संख्या हो गई। तो आपकी लाइफ के अंदर डिस्क्रीट कंसेप्ट ज्यादा लगता है। जब आप शूज की दुकान पर जाते हो तो आप कई बार उलझन में पड़ जाते हो। कैसे कि आप सपोज क्या शूज खरीदने जा रहे हैं, तो वहां पे जो उसकी नंबरिंग होगी वो 6 नंबर होगा, उसका 7 नंबर होगा, 1 नंबर होगा, 9 होगा। कई बार स्थिति ये होती है जब शूज हम पहनते हैं तो पता चला अगर हमारा पैर थोड़ा बड़ा है, 1 नंबर का हमें शूज हम पहनना चाहते हैं, तो कई बार क्या होता है कि 8 का तो टाइट आ रहा है और 9 का क्या होता है, वो लूज हो जाता है। और ये किस वजह से हो रहा है कि शूज का साइज जो है कंटिन्यूस नहीं है। आप ऐसा नहीं बना सकते कि 8.1 साइज का भी शूज है, 8.2 का भी है, तो वहां क्या हो गया, वो डिस्क्रिएट हो गया, वो डिस्क्रिएट हो गया। कई बार जब हम रोटी खा रहे होते हैं, घर में खाना खा रहे होते हैं, तो पता चला भूख की स्थिति कई बार ऐसी होती है कि हमने 3 रोटी खा ली और स्थिति ये होती है कि 4 रोटी खाने की स्थिति नहीं है, इतनी खाई नहीं जा सकती और 3 में काम नहीं चला, तो उलझन में फंस जाते हैं। वो हमारा क्या है, डिस्क्रीट सेट है। क्यों, या तो 3 खाओ या 4 खाओ। वो अलग बात है कि उसमें हम क्या करते हैं, तो हाफ का कंसेप्ट लगा देते हैं, आधी खा लेते हैं। लेकिन क्या हुआ, उसे भी हम कंटिन्यूस में काउंट नहीं कर सकते। कंटिन्यूस में इसलिए नहीं कर सकते कि अगर आपने हाफ भी खाई तो 3 से 3.5 या 4 पर पहुंचे, लेकिन 3 से 3.5 के बीच में जो मिसिंग है वो उसको क्या बना रहा है, डिसकंटिन्यूस, मींस तब भी डिस्क्रीट बन रहा है एक तरीका से। तब आपका जो वो है तोड़ने का जो तरीका हो जाएगा वो 3, 3.5, 4, 4.5 ऐसा होगा, लेकिन बीच में फिर मिसिंग है। तो क्या होता है, हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जो नंबरिंग है वो बेसिकली कैसी चलती है, डिस्क्रीट चलती है। हमारे सिर के ऊपर जो बाल है उनकी जो संख्या होनी है, चाहे वो कितने भी लार्ज हैं, उनकी जो संख्या है वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होगी, जितनी भी होंगे। न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी जो होने वो फ्रैक्शन में नहीं होंगे, जितने भी होंगे 12 हो, 14 हो, 13 हो। लेकिन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा 12.5, 12.25 इलेक्ट्रॉन, होगा नहीं। मीन्स हम डिस्क्रीट सेट ऑफ एनर्जी लेवल में जीते हैं, कंटिन्यूस में नहीं जीते। लेकिन आप ये भी ना सोचें कि हम उसे डिसकंटिन्यूस से कंटिन्यूस तक कैसे पहुंचें। बहुत छोटा सा ही फासला होता है, बहुत ही छोटा सा। आप सपोज कि यहां से मेरठ कॉलेज जाना शुरू करते हैं, मेरठ कॉलेज के लिए आप चल पड़े, तो क्या होगा कि आप अपनी पोजीशन को चाहें, लगातार आपकी चेंज होती जा रही है, तो वो आपका कंटिन्यूस है। आपकी जो चली गई दूरी है वो सदा कंटिन्यूस बनी हुई है। वहां आप ऐसा नहीं कर रहे कि बीच में एक फलांग चलते हैं, फिर बीच में गायब हो जाते हैं, फिर आगे से शुरू हो जाते हैं, नहीं, वो आपका सब कंटिन्यूस चलेगा। तो आप सबसे पहले इस चीज का कोशिश करें कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का मतलब समझें। एक सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, महत्वपूर्ण ये होती है कि जो हमारे कंटिन्यूस लेवल होते हैं
वहां पे सदा हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का जब भी एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, एक्सपेक्टेशन का मतलब कुछ नहीं होता, एवरेज होता है। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो हम एवरेज लेते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में उसे एक्सपेक्टेशन से शो कर रहे होते हैं। मींस जब हमारे पास लार्ज मेजरमेंट हो और लार्ज मेजरमेंट के साथ में हमें उस फिजिकल पैरामीटर का ये पता करना हो कि इसकी औसत वैल्यू कहाँ है, वो हम एक्सपेक्टेशन से कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दें और बहुत तेजी से समझने का प्रयास करें कि अगर हम एक्सपेक्टेशन एक्स निकालना चाहते हैं तो हम इसे कैसे निकालें। तो कहीं ना कहीं जो हमारा पी आई है वो हमारा जुड़ेगा एन आई के साथ। पहले मैं इसे जोड़ूंगा, इसका क्या मतलब है, और दूसरी चीज जो मैं यहाँ पे जोड़ूंगा वो इस बात से जोड़ूंगा कि प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं किससे कनेक्ट होती है, हमारी साई स्टार साई के साथ। तो सपोज कि हम एक्सपेक्टेशन एक्स निकालना चाहते हैं तो एक्सपेक्टेशन एक्स हमारा कैसे निकले, हम इसे ऐसे लिखेंगे साई स्टार एक्स साई और डी एक्स अपॉन साई स्टार साई और डी एक्स। बेसिकली हम इस चीज को समझें कि कहां से मैंने कंसेप्ट लिया, क्योंकि यही तो महत्वपूर्ण है, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। क्यों नहीं बचा कि अगर आप यहां पे समेशन से इंटीग्रेशन पर पहुंचे तो आपने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया है, कंटिन्यूअस, क्योंकि समेशन विल बी चेंज इनटू द कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस का जो मतलब होता है वो इंटीग्रेशन से ग्रोथ होता है, डिस्क्रीट समेशन से होता है। अगर हम डिस्क्रीट सेट में जा रहे हैं तो इस पैटर्न से निकालेंगे किसी क्वांटिटी का, और अगर हम कंटिन्यूअस पे जाते हैं तो समेशन को रिप्लेस कर देते हैं इंटीग्रल से। ये जो x का एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं वो तो हमारा यहाँ आ गया, और प्रोबेबिलिटी हमारी जो है, जो ni है वो कनेक्ट है n इससे, और यहाँ पे जो है ni से जैसे ही हम इसे कनेक्ट करेंगे तो इसे साई स्टार साई लिखेंगे तो ये वैल्यू अपने आप हो जाएगी, यहाँ भी नीचे हो जाएगी। अब हमें इसको समझना है कि कैसे ले लिया मैंने, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स हमसे कहती क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स ये कहती है कि सर्टेनिटी कुछ नहीं है, सब कुछ जो रिजल्ट्स होते हैं वो प्रोबेबिलिटी बेस होते हैं, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज सब्जेक्टेड टू द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो क्या होगा कि जब हम इसमें एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करने जाते हैं तो एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उस फिजिकल पैरामीटर का जो हमारे पास वेरियस स्टेट हैं उसमें उसका एवरेज देख रहे होते हैं, एवरेज क्या है। यहाँ जैसे हमने पी आई को प्रोपोर्शनल टू एन आई कहा, तो हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये एन आई क्या है। अगर यहाँ पे देखना चाहें तो एन आई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली एक पर्टिकुलर जगह अगर लोकलाइज्ड है, ज्यादा स्टूडेंट ऐसे हैं उस पर्टिकुलर नंबर को ऑप्ट कर रहे हैं, तो हमारा एन आई ज्यादा होगा। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहते हैं कि अगर कुछ पर्टिकुलर चीज हमारी ज्यादा है तो वहां पे उसका वेव फंक्शन ज्यादा होगा, और वेव फंक्शन ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर संख्या के पाए जाने की वहां प्रायिकता हमारी ज्यादा है। यहां पे अगर हम इस चीज को समझने का प्रयास करें तो पी आई प्रोपोर्शनल टू एन आई क्या है, यहां हम कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो पर्टिकुलर संख्या ज्यादा पा रहे हैं तो वो प्रोबेबिलिटी से डायरेक्ट कोरिलेट हो गया, और ज्यादा संख्या अगर कुछ होती है तो वेव फंक्शन उसको कहता है कि वो हमारा साई स्टार साई से ग्रोथ होता है। ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो संख्या ज्यादा होगी, पाए जाने की प्रायिकता वहां ज्यादा होगी, तो प्रोबेबिलिटी हमारी कनेक्ट होती है। इसके अंदर तो प्रोबेबिलिटी क्लासिकली प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है एन आई सेट एच, मीन्स ज्यादा स्टूडेंट्स, ज्यादा स्टूडेंट्स मीन ज्यादा स्टूडेंटों के इस पर्टिकुलर नंबर को पाए जाने की ज्यादा संभावना है। और यहां पे हम क्या कहते हैं कि ज्यादा संभावना जो होती है किसी पर्टिकुलर नंबर को रखने की वो तब होती है जहां पे उसका वेव फंक्शन ज्यादा हो, और वेव फंक्शन ज्यादा का मतलब क्या है, साई वेव फंक्शन होता है लेकिन प्रायिकता हमारी प्रोबेबिलिटी किससे कनेक्ट होती है, साई स्टार साई से, और डीएक्स रीजन में हम चाहते हैं प्रायिकता तो साई स्टार साई डीएक्स होगी। यहां पे हम देख रहे हैं साई स्टार साई डीएक्स हो गया, और एक्सपेक्टेशन किसका ले रहे हैं, एक्स का, जिस फिजिकल पैरामीटर का एक्सपेक्टेशन लेते हैं उसे यहां ले लेते हैं बीच में। तो अगर हम औसत तौर पे देखें, अगर इस चीज को समझने का प्रयास करें तो ये तो हमारी प्रायिकता को कवर कर रहा है साई स्टार साई फैक्टर। एक्स का हम औसत चाहते हैं निकालना, जो हमारी पैरामीटर है एक्स का, और ये साई जो है वो वेरियस स्टेटों में होगा। तो यहां पे क्या है कि जो हमारे पास सिंपलेस्ट कंसेप्ट है वो ये है कि एन आई हमारा कहीं ना कहीं साई आई स्क्वायर से कनेक्ट है, मींस
अगर कहीं पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमारी स्टूडेंटों की कहीं ज़्यादा है तो उससे कनेक्टेड जो वेव फंक्शन होगा क्वांटम मैकेनिकली वो वहाँ ज़्यादा होगा, क्योंकि क्लासिकल से हम क्वांटम पाना चाहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में और क्लासिकल मैकेनिक्स में अंतर यह है कि यहाँ तो हमारे पास में सीधा का सीधा क्या होगा, यहाँ पे सीधा का सीधा हम एवरेज जब निकाल रहे होंगे तो इस फॉर्मूले से लगाएंगे, इससे ही निकलता है जब भी हम एवरेज निकालते हैं। यहाँ एवरेज में एनआई का जो लिंक है वो हमारा किससे जुड़ जाता है, साई स्टार साई से, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर एनआई हमारा ज्यादा है तो इसका मतलब ये होगा, उस पर्टिकुलर संख्या का मतलब ये होगा कि उनके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है वो ज्यादा है, और वाइस वर्सा अगर एन कम है तो साई स्टार साई वहां कम होगा। जब हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं तो इस टर्म को हम कहां से लेकर आए, एनआई हमारा पीआई से जुड़ा और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जुड़ी साई स्टार साई से, और ये साई स्टार साई टू डीएक्स हो गया, डीएक्स रीजन के अंदर प्रायिकता, और अगर हमें एक्स की लिमिट पता हो तो फिर यहाँ पे लिमिट रखें और अपना इजीली हम उसे सॉल्व कर दें। ये हमने एक्स के लिए लिया। ऐसे ही सब पैरामीटरों का बेसिकली क्या होता है कि एक जनरल एक्सप्रेशन इसका ये होता है कि अगर हम एक्सपेक्टेशन किसी फिजिकल पैरामीटर एफ का ले रहे हैं तो हम सिंपली कर दें साई स्टार एफ साई। अब हमें ये पता हो कि जो एफ है ये हमारा जो पैरामीटर है वो 3 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, या हमारा 1 डायमेंशन है। अगर ये 1D है, केवल फंक्शन ये एक्स का है, तो यहाँ पे dx अपॉन ऐसे लेकर चलेंगे साई स्टार साई, और अब डायमेंशन बताएं केस हम किस केस में ले रहे हैं। अगर 1D में ले रहे हैं, केवल x का फंक्शन है, तो यहाँ पे हम लगा देंगे बच्चों dx, यहाँ भी dx लगा देंगे। अगर ये फंक्शन 2 डायमेंशन में है तो यहाँ dx dy और यहाँ भी dx dy आ जाएगा। अगर ये 3 डायमेंशन में है तो यहाँ भी वॉल्यूम एलिमेंट dv आ जाएगा, यहाँ भी वॉल्यूम एलिमेंट dv आ जाएगा। बात को समझ रहे हो? क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जो हम पैरामीटर कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी डायमेंशंस क्या है। तो डायमेंशंस का ये फंक्शन होता है जब भी हम किसी क्वांटिटी का औसत निकालते हैं तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं। किस तरीका से, साई स्टार एफ साई dx अपॉन साई स्टार साई dx। अब हमारी संभावना देखें, अगर हमारा 1D है तो 1D में यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसे dx ले लेंगे। आप कहें कि y का फंक्शन है तो dy ले लेंगे, अगर z का फंक्शन है तो हम क्या ले लेंगे, dz। अगर हम जाते हैं 2D में, और 2D में हमें पता है कि प्लेन है हमारा xy, तो यहाँ पे dx dy ले लेंगे, और अगर प्लेन हमारा yz है तो dy dz ले लेंगे, और zx प्लेन है तो dz dx ले लेंगे। अगर हमारा 3D केस है तो 3D केस के अंदर अगर हम ये सब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ले रहे हैं, हम 3D में है तो dx dy dz ले लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 1D में आपके पास विकल्प है dx लें या dy लें या dz लें। 2 डायमेंशंस पर आप विकल्प है कार्टेशियन में dx dy लें या dy dz लें या dz dx लें। ये प्लेन पर निर्भर करेगा। पार्टिकल अगर xy प्लेन में है तो d आएगा वहां और dx dy लेंगे, और अगर हम किस में जा रहे हैं, 3 डायमेंशंस में जा रहे हैं, तो dv ले लेंगे हैं और dv की जगह पे ले लेंगे dx dy dz। इस कंसेप्ट को बिल्कुल तैयार रखें। हाँ शुभम कुछ पूछना? बेसिकली क्या लगा तो तुम ऐसे भी सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका यही होता है। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आती हैं अगर ऐसा आप नहीं करते, तरीका यही होता है जो इसमें यूज किया गया है। आप करने को तो ऐसे भी कर सकते हैं, एफ यहाँ लिखें साई स्टार साई dx यहाँ लिखें, लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे। राइट वे इज दिस, जिस क्वांटिटी का आप एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं उसको यहाँ रखें, वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यहाँ लिखें और वेव फंक्शन यहाँ लिखें। दिस इज द राइट वे। और देखो अगर आप समझने का प्रयास करें ना तो ये यहीं से आया, ये समीशन से तो इंटीग्रेशन ये इसलिए पहुंचा कि हमने इस क्वांटिटी को क्या मान लिया है, कंटीन्यूअस, क्योंकि वेव फंक्शन कंटीन्यूअस होता है। अब दूसरी चीज बेसिकली क्या होती है, दूसरी चीज ये आ जाती है हमारी कि इस एनआई को हमने इससे क्यों रिप्लेस किया। तो वहां पर हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो उस समय पे ज्यादा होगी, एनआई जब ज्यादा होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्वांटम मैकेनिक्स में क्लासिकली तो हम एनआई से जोड़ रहे हैं कि यहाँ पे पार्टिकल्स अगर एनआई ज्यादा है मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा यहाँ पे लोकलाइज्ड है, उससे जोड़ रहे हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एनआई से नहीं जोड़ेंगे, एनआई हमारा नहीं होता, हमें यहाँ वेव फंक्शन से जोड़ना है उसे। तो वेव फंक्शन में क्या है, वहां पर हम ये कहते हैं कि जहां वेव फंक्शन की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पर पाए जाने की प्रायिकता ज्यादा होती है।
अभी सबका जोड़ेंगे, अभी तो एक ही थोड़ी, अभी तो शुरू हुआ है। लिमिट हमें क्वेश्चंस के अंदर दी होती है, हमें बताता पार्टिकल कहाँ लोकलाइज्ड है। जैसे पार्टिकल इन बॉक्स में जाओगे तो पार्टिकल इन बॉक्स में हमें लिमिट पता है, कहाँ लेंगे। हाँ, अगर वेव फंक्शन नॉर्मलाइज है तो इसको हम 1 ले लेंगे, नीचे वाली टर्म को। और वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तब हम इसे यूज करेंगे। हाँ जी, और कुछ। मैं सबका निकालूंगा, अभी ऐसा है, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी तो ये मत सोचो ये टॉपिक काफी वाइड लेवल पर जाकर पढ़ाया जाएगा, तो मैं आज यही सब पढ़ाता रहूंगा। मैं तुम्हें सबसे पहले सीखना है कि आप एक्सपेक्टेशन को कैसे समझते हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि पार्टिकल अगर वेरियस स्टेटों में हैं तो मुझे उन स्टेटों का, जिन स्टेटों में हैं, सपोज कि मैं पोजीशन का ही एवरेज निकालना चाहता हूं, तो मुझे क्या पता हो कि हम मेरे पास पे पार्टिकल की वेरियस स्टेटों में मुझे पोजीशन पता हो। सपोज कि केस ही उठा लेता हूं, चलो जब तुम्हारे माइंड में ज्यादा चीजें आ रही हैं एक साथ तो बताता हूं मैं कि एक्सपेक्टेशन एक्स हम कैसे निकालें। पहले यहां तक बताएं, कुछ पूछना चाहें तो। डिस्क्रीट और कंटीन्यूअस का मतलब समझे। यहाँ पे मैं बता रहा था, इस डायग्राम में ये बता रहा था कि अगर यहाँ पे जो स्टूडेंटों की और मार्क्सों की संख्या अगर यहाँ अलग अलग आ रही है, कैसे, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया, तो आप यहां देख रहे थे कि लगातार मार्क्स नहीं हो सकते। फ्रैक्शन में जो मार्क्स हैं, चाहे वो फ्रैक्शन कितना ही छोटा हो, कोई टीचर अगर 18.25 नंबर दे रहा है कहीं पे किसी पेपर में 20 में से 18.5 दे रहा है, लेकिन 0.25 और 0.50 के बीच में तो नहीं दे रहा ना, सब मार्क्स तो नहीं दे सकता। तो क्या होगा वहां पे मार्क्स सदा कैसे बन के आएंगे, सदा डिस्क्रीट आएंगे, कंटिन्यूस नहीं हो सकते। बात समझ रहे हो। हमारी जिंदगी में कंटिन्यूटी जनरल लाइफ में नहीं चलती, लेकिन मैंने अभी ये भी बताने की कोशिश की कि जब हमारा वेव फंक्शन है वो ऑलवेज कैसा चलता है, वो सदा कंटिन्यूस चलता है। अभी आप ये मत सोचना कि एक टॉपिक खत्म हो गया, ये टॉपिक तो लंबा चलेगा तुम्हारा। देखो मैं इसका छोटा सा एप्लीकेशन से लेकर चलता हूं। अभी आप ये मत सोचना कि ये टॉपिक खत्म हो गया या ये टॉपिक ऐसा है कि बहुत छोटा टॉपिक है। एक समय आपको पता चलेगा कि जब आप एक्सपेक्टेशंस के पीछे पड़ जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इसके रिजल्ट्स हमारे लिए कितने सिग्निफिकेंट है वो भी पता चलेगा। लेकिन कुछ बताने से पहले मैं 2-4-5 बातें बता दूं कि हम कुछ पैरामीटरों में एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट करें, उससे कुछ सीखने को हमें मिलेगा। जैसे हम चाहते हैं कि पार्टिकल की हमें, देखो मैं 2 क्वेश्चन इस पर करा ही देता हूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि मैं पता है क्या करो, फिजिक्स पढ़ते समय हमें करना क्या चाहिए उसको सुनो। हमें फिजिक्स पढ़ते समय एक काम सदा करते रहना चाहिए कि जब भी हम कोई फॉर्मूला ड्राइव करें उसके एप्लीकेशन पोर्शन पर जाएं, क्योंकि जो ये एरा है कम्पिटिटिव दुनिया का, वो एक एरा ऐसा है जिसमें केवल और केवल क्या है कि आपको अप्लाइड प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन जब भी आएगा आपका कैसा आएगा, अप्लाइड आएगा, आपको उसका एप्लीकेशन करना होगा। तो जैसे तुमने सोचा कि भाई एक फॉर्मूला हमने लिख दिया और ये हमारे पास में फॉर्मूला लिखा है, तो आप तुरंत से क्या करो, उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन कर लो। जैसे ही 2-3 एप्लीकेशन आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका यूज क्या है, और फिर उस पर यह भी सोचो कि आगे फर्दर क्या क्वेश्चन आ सकता है। और कुछ ऐसी मैं ट्रिक दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि पेन भी नहीं लगाना तब भी आप आंसर मार्क कर सकते हैं। अब जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो तुम्हें बताऊंगा कि हम इसको बिगर पेन के कैसे सॉल्व करते, तरीके दोनों हैं। तो यहां पे जो हम चला रहे हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो हमारा फोकस केवल और केवल एक ही पॉइंट पर आ गया। देखो क्या, ये पहले लेक्चर में मैं डिस्कस कर दे रहा हूं पोजीशन के एक्सपेक्टेशन। अब मैं इसे पार्ट में बांटे देता हूं, फिर पता है क्या करूंगा, पोजीशन के बाद में ले जाऊंगा तुम्हें मोमेंटम में, मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन, उनके एप्लीकेशंस, फिर एक्सपेक्टेशंस ले जाऊंगा तुम्हें एनर्जी में, और फिर कहूंगा कि अब किसी का भी एक्सपेक्टेशन अगर हमें पता करना है तो कैसे करें। तो सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, यहां से आते हैं क्वेश्चन, रेगुलर पूछे जाते हैं। तो जैसे सपोज किया हमें एक्सपेक्टेशन पोजीशन निकालना पार्टिकल इन बॉक्स में, औसत वैल्यू पोजीशन की क्या होगी क्वांटम मैकेनिकली। तो क्या होगा, x बराबर 0 से लेकर l तक तो आप लिमिट लेंगे। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि पार्टिकल बॉक्स के अंदर आपने कहा मान लिया है 0 से लेके l के बीच, और यहां हमारा आ जाएगा साई स्टार एक्स आई dx अपॉन x बराबर 0 से l
आपका ये फॉर्मूला सिंपली लगेगा। अब आपको क्या करना है, ये वैल्यू आपकी 1 है। अगर आपने वेव फंक्शन कैसा ऑप्ट कर लिया, नॉर्मलाइज वेव फंक्शन। अगर आपने साई इक्वल टू √2/L साइन n πx/L ले लिया, तो ये वैल्यू पुट करते हैं, ये वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन क्या दे देगा, वैल्यू 1 दे देगा। तो यहां से हमारा एक्सपेक्टेशन एक्स क्या मिलेगा, एक्सपेक्टेशन एक्स जो हमें मिलेगा यहां से वो मिलेगा 2/L। देखिए ऊपर रख रहा हूं मैं, और यही तो आएगा। अब बच्चों इसका क्या करें, अब हमारा इसका इंटीग्रेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। मैं इधर से रब कर दूं, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं, सब नोट कर लेना। जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इसको सॉल्व कराने में हेल्प करो कि कैसे इसका इंटीग्रेशन सॉल्व हो, क्योंकि अब आपकी प्रॉब्लम किस पर आकर रुक गई। आपके लिए सदा इंपॉर्टेंट रहती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पोर्शन आपका सदा साउंड होना चाहिए, अगर वो साउंड नहीं है तो आपको सदा दिक्कतें आएंगी। हाँ, ये 1 हो गया। 0x बराबर 0 से L साई स्क्वायर साई dx 1 होगा। कब ये वैल्यू बन जाती है 1 इफ साइज नॉर्मलाइज्ड। नॉर्मलाइज का मतलब इससे तो प्रायिकता हमने 1 की थी, तभी तो वेव फंक्शन ये बन के आया था √2/L साइन n πx/L। तो ये 1 हो गया वैल्यू, तो यही केवल लेनी है वैल्यू। तो क्या करें बच्चों, एक्सपेक्टेशन x इजकल टू क्या वैल्यू आ गई 2/L, और x बराबर 0 से लेकर L x, और साइन स्क्वायर n πx/L को क्या लिख दो 1 माइनस कॉस 2n πx/L बाई 2 नहीं करोगे, इंटू dx। अब इसे किस पोर्शन में लेके जाओ, एक्सपेक्टेशन x इजकल टू 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूं 1/L, और x dx का तो इंटीग्रेशन देखो मेरा सिंपली आ गया, क्या आ गया x²/2। x dx नहीं आ रहा ये, माइनस, और लिमिट ले लूं 0 से लेके L, माइनस क्या आ रहा है x cos 2n πx/L इंटू dx, और लिमिट कितनी x बराबर 0 से L। क्या किया मैंने, x dx का इंटीग्रेशन तो यहां सिंपली लिख दिया x²/2, और 0 से लेके L ले लिया, और ये माइनस साइन है आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल आ चुका था तो 1/L भी यहां रहेगा अभी ये वाला, और 0 से लेके L और x cos। अब पता फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाली प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी इसमें, दो फंक्शन है ये। हाँ, कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व कर लो, दिखाओ मुझे इसे सॉल्व करके, ये वैल्यू 0 दिखा दो, x cos 2n πx/L इंटू dx, इस इंटीग्रेशन को 0 दिखाना है। कैसे करूं, फर्स्ट फंक्शन एज सच कैसे करते हैं, x इसको फर्स्ट इसको सेकंड, फर्स्ट फंक्शन एज सच और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं साइन 2n πx/L अपॉन 2n π/L, तो लिमिट रखेंगे 0 से L, माइनस डिफरेंशिएशन इसका, क्यों जी, इसका तो 1 हो गया, इसका इंटीग्रेशन लेते हैं साइन
अपॉन, यही आया। अब इसका फिर से इंटीग्रेशन कर दें। देखो इसको फिर से जीरो, देखो कैसे बना ये। जब आप x बराबर l करेंगे यहां पे तो साइन 2n पाई बन जाएगा, वो जीरो हो गया और जीरो का जीरो है, तो ये टर्म तो जीरो हो ही गई। अब इसकी वैल्यू देख लो, -l/2n पाई, और इसको दिखाओ ये जीरो बना। साइन का इंटीग्रेशन क्या, माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा, कॉस अपॉन 2n/l, यही तो आया। और लिमिट देखो 0 से l, ये फिर से जीरो हो गया। देखो जब x बराबर l रखोगे तो cos 2n पाई की वैल्यू 1 हो गई, और जब ये लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस cos 0 आएगा, फिर वो 1, तो cos 2n पाई हमारा वो 1 और cos 0 भी 1, तो 1 - 1 0 नहीं हो गया। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, ये भी जीरो। ये किस वजह से हुई कि जब अपर लिमिट रखेंगे x बराबर l तो cos 2n पाई की वैल्यू 1 आ जाएगी, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो cos 0 1 आ जाएगा, और 1 में से 1 घटाएंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखा के तो जीरो। तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो क्या बचा, ये रिजल्ट बचा रह गया, क्योंकि इस पूरी की टर्म की वैल्यू क्या मिल गई बच्चों, ये हमारा रिजल्ट जीरो आ गया। तो एक्सपेक्टेशन x हमें क्या मिला है, l/2। नहीं समझ पाए बच्चों? अगर हम इसी रिजल्ट को क्लासिकली देखें तो क्लासिकल रिजल्ट भी यही कहता। आपने क्या किया, x बराबर 0 और x बराबर l के बीच में आपका पार्टिकल है, कहां कहां है, 0 से लेकर l के बीच। अब इसका औसत कैसे लोगे, एवरेज, x एवरेज कैसे लोगे, 0 + l/2 ये लोगे। आ गया आंसर l/2। यहां से भी यही रिजल्ट आ गया। और क्लासिकली अगर हम किसी क्वांटिटी का एवरेज लेते हैं तो कैसे लेते हैं, कोई जानता है क्लास में? क्लासिकली x एवरेज ऐसे लेते हैं कि x का एवरेज x की x, और x की लिमिट कहां से कहां तक ले जाएं, 0 से लेके l, और यहां पर डिवीजन किसका करते हैं, 1/l का। मींस जो हमारी यहां पे लेंथ का डिफरेंस है उसे तो यहां लें, जिस क्वांटिटी का एवरेज हम ले रहे हैं उसे यहां लें, किसके रेस्पेक्ट बदलाव हो रहा है उसे यहां लें, और 0 से लेकर l तक उसकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लें, क्योंकि यहां से यहां तक ले रहे हैं। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होगा क्लासिकली निकालने का। जो क्वांटिटी लगातार वेरी करती है उसके लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। आपने कहा कि सर ये क्यों लगाया, क्यों, मुझे x बराबर 0 से लेकर l तक मेरे पार्टिकल का जो रास्ता है वो कंटिन्यूस है, इसलिए मैं इसमें क्या लगा रहा हूं, इंटीग्रेशन। लिमिट में 0 से l क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि मैंने तय कर लिया पार्टिकल 0 से इधर नहीं जा रहा और l से आगे नहीं जा रहा, तो ये लिमिट लगा दी। और 1/ जो अंतर है वो यहां पे ले लूं। तो अब मेरे पास में यहां से देखें आंसर कितना बन गया, नहीं बना क्या, यहां से भी आंसर कितना बना। तो आपको मैंने 3 तरीके दे दिए इसके। एक हमारा मोटा आइडिया था इससे एवरेज का, ये क्लासिकल रिजल्ट था, ये क्लासिकल रिजल्ट है। हाँ कंटिन्यूस के लिए, ये कंटिन्यूस तो होगा ही पार्टिकल, क्योंकि कहीं भी हो सकता है। क्लासिकल भी कंटिन्यूस के लिए क्लासिकल भी कहेगी कि कोई पार्टिकल अगर चल रहा है कंटिन्यू सीधे रास्ते पे कहीं भी जा सकता है तो कंटिन्यूस होगा उसका रास्ता, क्वांटम भी कहेगी। लेकिन आप अगर यहां से देखने का प्रयास करें तो एक चीज आपको यहां समझ आती है, नहीं आ रही है तो आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, कि आपका रिजल्ट यहां पे क्या बना हुआ है, रिजल्ट आपका तीनों जगह सेम बना हुआ है, कहीं से भी आप अप्रोच करें। बात समझ आई या नहीं आई? अब इसी क्वेश्चन को मेरे माइंड में एक चीज आई, मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को समझें और सोचें। मेरे पास क्वेश्चंस में पूछता है
मैं इसी क्वेश्चन को देखो चेंज करता हूं और देखता हूं अब आप कैसे उसे सॉल्व करेंगे। पेनों को रोको और मुझे सुनना शुरू करो। आपने इसी बॉक्स को, जो आपकी लेंथ x बराबर 0 से लेकर l तक था, इसी बॉक्स को क्या किया, -l/2 से +l/2 तक ले गए। इस दीवार को यहां से उठा के यहां ले गए और इस वाली को इधर ले गए। अब आप अगर x एवरेज इसका ढूंढना चाहें तो एवरेज इसका कहीं यहां बीच में आएगा। इसका एवरेज 0 बन रहा है मेरे हिसाब से। तो अगर हम इसका एक्स एवरेज निकालना चाहते हैं कि पार्टिकल की औसत वैल्यू का एवरेज क्या है, तो मैं इसका आंसर मार्क करते समय करूंगा -l/2 + l/2 अपॉन 2 = 0। बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? अब इसे मैं क्लासिकली जाता हूं। फिर ये तो मेरा एक औसत रूल से लगा दिया मैंने सीधा, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा निकालने के लिए। लेकिन क्या करूंगा, अब के लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस को -l/2 से +l/2 ले जाऊंगा। लेंथ तो मेरी फिर भी l ही है। क्यों? जब मैं इसको यहां मुझे फिर से l लेना है, यहां 0 नहीं लूंगा। क्यों? ये तो मेरा पूरा का पूरा जो वो है, पूरी की पूरी लेंथ वो आनी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पे एवरेज निकालने के लिए क्लासिकली अगर मैं बेटर रिजल्ट चाहता हूं तो मैं ऐसे लूंगा कि x की लिमिट को ले लूंगा -l/2 से +l/2 और यहां लिख दूंगा x dx अपॉन l। अब देखें आप, आंसर 0 फिर से बन रहा होगा। नहीं बना तो 0 आ गया। अब मैं क्वांटम से पूछूंगा। अब क्वांटम से क्या कहूंगा, क्या अब रिजल्ट मुझे क्वांटम से चाहिए। तो क्वांटम के लिए मेरे पास में क्या होगा, मुझे वेव फंक्शन चाहिए। तो आप होमवर्क में क्या करेंगे, इसे क्वांटम मैकेनिक्स से पूछ के बताएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स भी यही रिजल्ट दे रही है। उसमें साइन और कॉस दोनों यूज करने पड़ेंगे। साइन सॉल्यूशन इवन के लिए और कॉस सॉल्यूशन ऑड के लिए, और फिर उसे सॉल्व करने जाएंगे। बात को समझ गए? और खेल तुम्हारा बिल्कुल सेम चलेगा। अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, तो आपको यह पता चलेगा कि केवल और केवल जो बदलाव आएगा वो इस टर्म पर आएगा। ये सब टर्म्स फिर से 0 रहेंगी, चाहे कॉस में हो चाहे साइन में हो, ये सब 0 हो जाएंगे। यहां से वैल्यू फिर से 1/l और x²/2 में यहां पे लिमिट बदल जाएगी -l/2 से +l/2। ये फिर से 0 दे देगा। तो हिंट दे दिया मैंने। वहां भी क्या होगा कि इस केस के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स भी हमें क्या कहेगी कि अगर हम एक्सपेक्टेशन x लेते हैं तो वो वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 0 आएगी। और इशारा यह है कि एवरेज तौर से जो क्वांटम मैकेनिक्स के रिजल्ट हैं, एक्सपेक्टेशन इज नथिंग अदर देन एवरेज वैल्यू, वो हमारे किससे मैच कर रहे हैं, वो रिजेंबल करते हैं किससे, क्लासिकल रिजल्ट से। वो क्लासिकल रिजल्ट से जो है उनके रिजल्ट ऑलवेज रिजेंबल करते हैं। इस बात को समझे या नहीं समझे? तो यहां पे बेसिकली क्या है कि ये हम एक्सपेक्टेशन पोजीशन निकाल लें वेरियस केसों में। मैं कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस करूंगा कि जिसमें आपको पेन भी नहीं लगाना है और आप कैसे उसे सॉल्व करें। आपने अगर नोट कर लिया हो तो मैं इसे रब कर दूं। तो यहां पे अभी मैंने क्या बताया कि एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, जब हम एक्सपेक्टेशंस निकालते हैं तो उसका क्या मतलब है, और जब हमारा एक्सपेक्टेशंस आ जाता है तो क्वांटम और क्लासिकल रिजल्ट से हम कैसे कंपैरिजन करते हैं। अब मेरे पास दो चीजें मैं अभी इसमें डिस्कस कर रहा हूं। आधार मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं। आधार क्या है इसका, आधार इसका 1 है। और आधार बड़ा क्या है इसका, आधार इसका सबसे बड़ा यह है कि क्वांटम और क्लासिकल रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस के तौर पे रिजेंबल करते हैं, लेकिन आपको यह भी पता चलेगा कि क्वांटम और क्लासिकल में डिफरेंस आने लगता है। जहां एक्सपेक्टेशन x पे ये रिजल्ट हमारे इजीली हमने सॉल्व किए। अगर हम x² निकालें पार्टिकल इन ए बॉक्स का, x² की औसत वैल्यू मींस पार्टिकल जहां हैं उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर का औसत कैसे निकले, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसे औसत को निकालने के लिए करना होगा x बराबर 0 से l तक जाए और इसे क्या कर दें, x² dx ले लें। क्यों, जिस क्वांटिटी का हम औसत ले रहे हैं वो किस हिसाब से बदल रही है उसका वेरिएशन यहां लेते हैं और उसे 0 से लेके l
और यहां क्या रख दें बच्चों, यहां 1/L² करेंगे, या बताएं क्या लेना होगा, देखें कितना समझ पाते हो आप। 1/L मीन्स जितना वेरिएशन पार्टिकल की पोजीशन में हो सकता है, कहां, 0 से लेकर L के बीच है। तो टाइम इंटरवल कैसे निकालेंगे लेंथ का, लेंथ इंटरवल लिखते हैं इसे, लेंथ इंटरवल L-0। कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक है, 0 से L है, अपर लिमिट से लोअर लिमिट को घटा के लिख देते हैं। और यहां पे क्वांटिटी जिसका एवरेज ले रहे हैं वो x बराबर 0 से लेकर L तक वेरी कर रही है, और किसका औसत निकालना चाहते हैं, x² का, वो ले लें, जिसका फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन यहां ले लें, x बराबर 0 से L ले लें। क्यों, आपने x² dx जब किया तो आपने dx तक उसका औसत लिया है, और औसत कहां से कहां तक लेना है, 0 से L तक, तो 0 से L तक इंटीग्रेट कर दें। और मैं सुनना चाहता हूं कि इसका आंसर L²/3 आएगा। क्या आएगा, L²/3 नहीं आया। और आप ये मत सोचें कि यहां काम खत्म हो गया, हमसे x³ का पूछ सकता है। x³ का मतलब क्लासिकली पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, उसका x³ का एवरेज क्या होगा, पार्टिकल की पोजीशन की क्यूब का एवरेज। और आप ये मत सोचें कि इनसे हमें कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं मिलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं इसके तुरंत बाद ही। अगर हम, ये तो हमारा कौन सी अप्रोच से निकाला है हमने, ये क्लासिकल अप्रोच है, क्योंकि मेरा एक चीज में सदा ही इंटरेस्ट बना रहता है कि मैं क्लासिकल और क्वांटम को साथ लेकर देखना चाहता हूं। क्यों, उससे मुझे पता चल जाए कि सुपीरियरिटी क्वांटम की क्यों है, और दोनों के रिजल्ट्स आपस में रिजेंबल कहां जाके करते हैं। अगर मैं क्वांटम से पूछूंगा कि मैं क्वांटम, अब एक्सपेक्टेशन x² मुझे क्वांटम से चाहिए, आप कहोगे सर कैसे निकालें, तो मैं कहूंगा x² की वैल्यू जो होगी वो हमें निकालनी है, तो x बराबर 0 से L लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन लें, साई लें, x² लें, साई लें और dx लें। और अगर आपने वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड ले लिया है तो साई dx जो होगा वो 1 हो जाएगा। और वेव फंक्शन कैसा यूज कर लें, नॉर्मलाइज्ड। क्या होता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, √2/L sin nπx/L। इस वैल्यू को यहां रखें, तो ये वैल्यू हमारी बच्चों क्या बन गई, देखें 2/L, x बराबर 0 से लेकर L, ऐसे लिख दूं क्या, x² sin² nπx/L और dx, यही तो आएगा। देखें कोई मिस्टेक तो नहीं की है, नॉर्मलाइज की वजह से वेव फंक्शन क्योंकि नॉर्मलाइज ले लिया है, तो x बराबर 0 से लेकर L साई dx 1 हो गया। मैं इस कैलकुलेशन पर पूरा तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको हिंट छोड़े जा रहा हूं, आपको कल होमवर्क में से मुझे देना है। इसको फिर से वही बनाना है, हमें क्या लेना है, 1 - cos 2nπx/L/2 इंटू dx। उसके बाद आपको क्या करना है, मैं एक स्टेप और तक बता देता हूं आपको, फिर इसके इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करना, मैं रिजल्ट सीधा यूज करूंगा, आप होमवर्क में करके चलना इसे। ये मत सोचना कि मैं इसे कर नहीं सकता, लेकिन कर क्यों नहीं रहा हूं, कोई बताएगा, टाइम मैनेजमेंट। मेरा वैसे भी मैं बता दूं, मेरा कैलकुलेशन में थोड़ा कम विश्वास है, मैं कैलकुलेशन की बजाय चाहता हूं कि अप्लाइड कंसेप्ट ज्यादा सिखाऊं, कैलकुलेशन के पोर्शन स्टूडेंट खुद करें। थोड़ा जहां कैलकुलेशन छोटी होती है वहां तो मैं मदद ले लेता हूं, चलो इसको तो करके दिए देता हूं, बाकी सब तुम पे ही छोड़ूंगा, कैलकुलेशन तुम करो खुद, और होमवर्क में करके भी लानी है। हाँ, कल के क्वेश्चन कभी भी चेक कर लूंगा, और सजा ये रहेगी पीछे खड़ा कर दूंगा, जितनी देर मेरी क्लास चलेगी उतनी देर तुम भी खड़े होकर सुनो, और कोई सजा नहीं, यही सजा सबसे बढ़िया है, जो तुम्हें ये पता चलता रहे कि खड़े होकर लेक्चर देना भी इजी काम नहीं।
क्या हुआ? अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तुम्हारा। क्या करोगे इसे? एक्स स्क्वायर बाई 2 टी एक्स को तो एक साथ ले आओगे और एक्स स्क्वायर कॉस इस 2 को 2 से कैंसिल आउट कर देना। पहला इंटीग्रेशन तो इजी हो गया, एक्स स्क्वायर टी एक्स से मैं बता देता हूं, एक्स क्यू बाई 3 आएगा, एल क्यू बाई 3। आगे का तुम निकालो। सुनना क्या है मुझे, मैं वो बता दे रहा हूं। सुनना क्या चाहता हूं? सुनना चाहता हूं कि बच्चों इसे निकाल के देना, एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। और मुझे नहीं पता कैसे निकालोगे। अगर आपका ये रिजल्ट नहीं आया तो आप मतलब क्या समझोगे कि आपका आंसर क्या है? रॉन्ग है। कब तक पीछा करना है रिजल्ट का? जब तक ये ना आ जाए। एल स्क्वायर बाई 3 तो मैंने अब आ दिया सीधा ही। पहली टाइम तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा और 0 से लेकर एल तक हमने वैल्यू ले ली, सीधी वैल्यू हमारी सॉल्व हो गई। अब क्या इस पर महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण तो यह है कि क्वेश्चन सीधा ही आ सकता है। देखो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है कि एक्सपेक्टेशन एक्स पूछ सकता है, पार्ट के लिए बॉक्स में क्या होगा आप आंसर मार्क करेंगे एल बाई 2। महत्वपूर्ण क्या है पूछेगा? एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन क्या होगा? इसे एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर ना पढ़ा जाए, ये एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन है। समझे बात को? एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर अगर हमसे पूछता है तो आंसर होगा एल स्क्वायर बाई 4। और अगर हमसे एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन पूछता है तो हमारा आंसर दिस वन होगा, क्या? एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इन दोनों रिजल्टों को आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है, ऑलवेज। अब अगर मेरे पास यहां विकल्प क्या है उसे सोचें। देखो ये पेपर में आ चुका है, क्या? ये तो बहुत बार आ चुका। अगर आप कॉम्पिटिटिव दुनिया में जाएंगे तो एक्सपेक्टेशन एक्स तो पूछता ही रहता है पार्ट के लिए बॉक्स का। मैं तुम्हें फ्यूचर की दिशा देता हूं, फ्यूचर में क्या आने वाला है। पूछेगा कि एक्स स्क्वायर का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होता है पार्ट के लिए बॉक्स में। 4 अल्टरनेट हमारे सामने रख देगा। एल स्क्वायर बाई 3 होता है, एल स्क्वायर बाई 4 होता है, एल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस एल स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर होता है। यहां पे प्लस लगा देगा। मैं अगर क्वांटम और क्लासिकल की यहां कंपैरिजन करके देखूं तो क्लासिकल मैकेनिक्स मुझसे क्या कहती थी, ये हमारे रिजल्ट हैं क्वांटम मैकेनिकल। और क्लासिकल से अगर मैं पूछता हूं कि क्लासिकल भी रिजल्ट बताए अपने, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्ट कह रहे थे कि एक्स एवरेज जो है वो हमारा एल बाई 2 था और एक्स स्क्वायर का जो एवरेज है वो कितना था? ये क्लासिकल रिजल्ट थे। और आप ये ना सोचें, कंपटीशंस की दुनिया ये कहती है कि आप ये ना सोचें कि यहीं पे क्वेश्चन आएगा। मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि फ्यूचर में कब आएगा ये नहीं कह सकता, लेकिन आएगा जरूर जब इस पे क्वेश्चन पूछ रहा होगा। हो सकता है इसी बार पूछ ले, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि इस बार ही पूछेगा। हो सकता है आगे पूछे, लेकिन पूछेगा। जहां क्या कह रहा होगा, ये पूछ सकता है कि क्वांटम और क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्टों का अंतर बताइए। अंतर हमें खुद पता चल रहा है, सेम नहीं है। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू को, इन दोनों रिजल्टों को कंपैरिजन में देखूं तो यहां पे कोई कहानियों में बदलाव नहीं है, औसत वैल्यू सेम है। लेकिन स्क्वायर में जाते बदलाव आने शुरू हो गए, स्क्वायर में चेंज आ गया। अब स्क्वायर में अगर मैं n की वैल्यू को लार्ज कर दूं, अगर मेरा n कितना हो जाए, बहुत लार्ज हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए n की वैल्यू, अगर n की वैल्यू मेरी बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये टर्म्स जो है इनसिग्निफिकेंट होने लगेगी। बात समझ गए? और मैं कहूं ये अगर इनसिग्निफिकेंट होगी
और मेरा n अगर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को चला जाए, मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटम नंबर हाई पे पहुंच गया मैं, तो ये टर्म मेरी इनफेक्टिव ही हो जाएगी। बात को समझ रहे हैं? इस टर्म को जैसे ही मैं इनइफेक्टिव कर देता हूं तो ये रिजल्ट मेरा इस रिजल्ट के मैच कर जाता है। अब अगर ऐसा करता हूं, n मेरा वेरी लार्ज है, तो मेरा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर एग्जैक्ट नहीं लेकिन किधर को अप्रोच करने लगा, L स्क्वायर अपॉन 3 की तरफ। और यहीं से मुझे याद आता है बोर्स का कहना। बोर्स क्या कहते हैं? नील्स बोर कहते हैं कि जब क्वांटम नंबर की वैल्यू लार्ज होती है तो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट क्लासिकल से कोइंसाइड करने लगते हैं। इससे बड़ा प्रूफ क्या मिलेगा? अगर हम इस क्लासिकल रिजल्ट और क्वांटम को इक्वल पे लाना चाहते हैं, इक्वल फुटिंग पे लाना चाहते हैं, तो यहां पे आपको पता चला अगर कोई जिम्मेदार है कि ये वैल्यू आपस में बराबर नहीं आ रही थी दोनों, तो n जिम्मेदार था, क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर बेसिकली डिफरेंस पैदा कर रहा है, लेकिन अगर क्वांटम नंबर्स की संख्या को हम बहुत ज्यादा ले जाएं तो बेसिकली हम क्वांटम मैकेनिक्स से हम क्लासिकल पे आ गए, क्योंकि लार्ज क्वांटम नंबर जो होते हैं वो ही हमारी क्लासिकल है। और क्वांटम नंबर जब हमारे कम होते हैं तो रिजल्टों में डिपार्चर होता है। यहां पे ये भी देखें कि अगर n की वैल्यू कम है तो एक्स स्क्वायर का जो हमने एवरेज क्लासिकल लिया था और क्वांटम का लिया था, तब इनमें अंतर सबसे ज्यादा है। और जैसे जैसे n ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ऐसे जो अंतर है वो घटता चला जाएगा। और अगर n बहुत ही ज्यादा लार्ज कर दिया जाए इन्फिनिटी की तरफ को, मीन्स बहुत ज्यादा क्वांटम हाई लेवल पर पहुंचे, तो रिजल्ट ही इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तब हमारे दोनों रिजल्ट आपस में कैसे कर जाएंगे? कोइंसाइड कर जाएंगे। अब आगे की चीजें आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो जाती हैं? मेरा टॉपिक चल रहा है, एक ही टॉपिक मैंने पकड़ लिया है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, और इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू के मैं डिफरेंट एस्पेक्टों पर डिस्कशन दे रहा हूं। क्लासिकल रिजल्ट पे अलग डिस्कशन दे रहा हूं, क्वांटम पे अलग दे रहा हूं, और दोनों की कंपैरेटिव स्टडी भी। अब कंपटीशन की तरफ लाता हूं तुम्हें। यहां से 3 तरीका के क्वेश्चन मुझे उम्मीद है फ्यूचर में आने वाले हैं। एक चीज सदा याद रखना कि फ्यूचर पॉसिबिलिटी की है। अगर टीचर फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकता है, बता सकता है कि ये आने वाला है, तो आप ये यकीन के साथ रख लें कि हाँ उधर ही आना है वाला है और आएगा। ये मैं नहीं कह सकता कि कब आने वाला है, हो सकता है इसी बार आ जाए, हो सकता है 2 साल बाद आए, लेकिन मुझे पता है कि एग्जामिनर की दिशा क्या क्या चलती है, उसके माइंड में क्या चल रहा है। अब इसमें 2 क्वेश्चन क्या है आपके पास? एक क्वेश्चन तो यह है कि इन दोनों रिजल्टों का अंतर ही पूछ ले, तो इन दोनों रिजल्टों का अंतर करके आपको ये टर्म पता चलेगी। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एक्स स्क्वायर ऑब्जर्व किया गया दोनों से, एवरेज वैल्यू किसकी ली? पोजीशन स्क्वायर की एवरेज वैल्यू ली गई क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली। कहता है कि क्वांटम मैकेनिकली ज्यादा आती है या क्लासिकली ज्यादा आती है, तो आपको पता चलेगा क्लासिकली ज्यादा आती है, क्वांटम कम आती है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। पूछता है n की वैल्यू 1 पे आप बताएं कि रिजल्टों में दोनों में अंतर कितना होगा, तो n की वैल्यू को 1 रख दें, दोनों का अंतर कर लें। पूछेगा कि अगर n हमारा लार्ज होता जाएगा तो क्वांटम और क्लासिकल रिजल्ट सेम तरफ अप्रोच करेंगे, डिफरेंट तरफ हो जाएंगे? कह नहीं सकते, अभी पता नहीं चला है। जितनी n की वैल्यू कम होगी क्लासिकल क्वांटम में डिफरेंस उतना ही बढ़ेगा, और n जितना बढ़ता चला जाएगा, जैसे ही आपको पता चलेगी कि क्वांटम नंबर n जैसे जैसे लार्ज होता जाएगा, क्वांटम मैकेनिक्स किधर की तरफ जाएगी? क्लासिकल मैकेनिक्स की तरफ जाएगी। और जैसे जैसे n की वैल्यू कम होती जाएगी ऐसे ही ऐसे इनमें गैप बढ़ता चला जाएगा। क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के गैप के पीछे कोई जिम्मेदार है तो ये क्वांटम नंबर ही है। छोटे क्वांटम नंबर दिखते नहीं है, इसलिए क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हमें पता ही नहीं चल पाते, लेकिन जब हमारे क्वांटम नंबर लार्ज होते रहते हैं तो हम माइक्रोस्कोपिक से खुद मैक्रोस्कोपिक की तरफ को अप्रोच करने लगते हैं, और जब हम माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक एवरेज की तरफ लगने लगते हैं तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम पे जाते हैं, हमें क्लासिकल दिखने लगती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा परसेप्शन लार्ज क्वांटम नंबर पे तो है, लेकिन स्मॉल क्वांटम नंबर का हम परसेप्शन नहीं कर पाते, इसलिए हमें क्वांटम दिखती नहीं। बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ पाए? डिफरेंस बिटवीन क्वांटम एंड क्लासिकल मैकेनिक्स
becomes enormously large, results are totally deviated if n is small, and result coincide to each other when value of quantum number is very large. इस चीज को कभी ना भूलें। बोर का ये प्रिंसिपल है, बोर प्रिंसिपल कहलाता है, और बोर का करस्पॉन्डेंस प्रिंसिपल इसी पे बेस है, जो कहता है कि क्वांटम और क्लासिकल में अंतर क्वांटम नंबर की वजह से होता है, और लार्ज क्वांटम नंबर्स पे जो क्वांटम मैकेनिकल रिजल्ट हैं वो किससे मैच कर जाते हैं? क्लासिकल रिजल्ट से। एक जो महत्वपूर्ण चीज है, मुझे उम्मीद है कि इसको आप समझ रहे होंगे। अब मेरे पास यहाँ पे दो शाखाएं हैं कि या तो मैं क्या करूं, एक्सपेक्टेशन एक्स और सिस्टमों के लिए निकालूं। देखो, ये मैंने पार्टिकुलर बॉक्स को मैं बार बार क्यों उठाता हूं, उसको भी सुने। पार्टिकुलर बॉक्स पे क्योंकि मेरा फोकस इसलिए क्योंकि उसे मैं पढ़ा चुका। आप ये ना सोचें कि पार्टिकुलर बॉक्स के लिए प्रॉब्लम करा रहा हूं तो औरों के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं होगा। हाइड्रोजन एटम में भी एक्सपेक्टेशन पोजीशन का होगा, हार्मोनिक ऑसिलेटर में भी होगा, और जो पोटेंशियल आपको गिवन होते हैं उनमें सब में पार्टिकल मूव करता है तो उसका एक्सपेक्टेशन तो जरूर होगा। तब कर दूं, यहां पे दो तरफ को मैं कैसे अप्रोच करता हूं। उम्मीद नहीं थी कि मेरा टॉपिक इतना लंबा चला जाएगा। सोच के तो मैं जब लेक्चर शुरू करता हूं तो सोचता हूं कि ये टॉपिक जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसमें डीप जाना शुरू करता हूं तो मुझे पता चलता है कि एक बहुत ही वंडरफुल फिजिक्स हमारे सामने खड़ी होती है, जिसे हम क्या कर जाते हैं, मिस कर जाते हैं। हम सोचते नहीं उस फिजिक्स के बारे में। अब हमारे पास दो तीन रिजल्ट्स जो मैं चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन एक्स पर बोलूं, वो चाहूंगा कि एक्सपेक्टेशन एक्स तो हम डिफरेंट केसेज में निकालते ही रहेंगे, लेकिन एक जो सबसे सिंपलेस्ट दो तरीका की प्रॉब्लम बताता हूं, उन्हें सुने। कि एक हमारा हार्मोनिक ऑसिलेटर है, पार्टिकल जो हमारा होता है ये इक्विलिब्रियम पॉइंट से पार्टिकल इधर जाता है, इधर आता है, फिर वापस इधर जाता है, ऐसे मोशन होती है। अगर हमसे पूछा जाए कि पार्टिकल क्लासिकली -a से लेके +a के बीच हो है, अब हमसे पूछा जाए कि पार्टिकल्स का एवरेज बताइए क्या होगा, तो क्लासिकल मैकेनिक्स आपसे खुद कहेगी कि इसका एक्स एवरेज 0 होगा। लेकिन अगर मैं इसका एक्सपेक्टेशन एक्स लूं, कि मुझे एक्सपेक्टेशन एक्स पता चले, क्वांटम मैकेनिक्स की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो उस समय पे मुझे क्या करना होगा, साई स्टार एक्स साई dx चाहिए, ये वैल्यू, और x की लिमिट कहां से कहां तक, -∞ से +∞। लेकिन इस समय मैं ये बताने की स्थिति में आपको हूं नहीं कि साई स्टार यहां क्या है, साई क्या है, क्योंकि पार्टिकल जो होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स तो कहती है कि पार्टिकल -a और +a के बीच ही होता है, लेकिन जब हम क्वांटम से पूछेंगे तो क्वांटम मैकेनिक्स हमसे ये कहेगी कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता -a से और +a के बाहर भी कम तो होती है, लेकिन 0 नहीं होती। क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के रिजल्टों में बेसिक अंतर ये होता है कि जहां क्लासिकल मैकेनिक्स हाथ खड़े कर देती है और कहीं ऐसे भी रिजल्ट्स देती है जहां ये कहती है कि ये पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्वांटम मैकेनिक्स वहां भी कहती है कि उम्मीदों की किरणें बाकी हैं। मुझे क्वांटम मैकेनिक्स इसलिए बहुत अच्छी लगती है कि ये कभी उम्मीदों का दामन नहीं छोड़ती। ये तो कहती है कि उम्मीदें कम हैं, लेकिन ये कभी नहीं कहती कि उम्मीदें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। जैसे टनल इफेक्ट पढ़ेंगे आप, टनल इफेक्ट में पार्टिकल के पास एनर्जी कम होगी, बैरियर ज्यादा होगा, बैरियर की हाइट ज्यादा होगी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स आपसे ये कहेगी कि अभी भी उम्मीदें हैं कि पार्टिकल इसको टनल इफेक्ट के थ्रू पार कर जाए। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स हाथ ही खड़े कर देगी, कहेगी भाई बैरियर ज्यादा हाइट का है और एनर्जी कम है, तो ये कैसे पार कर जाएगा, कर ही नहीं पाएगा। तो वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन उसके लिए, मूविंग पार्टिकल उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। इलेक्ट्रॉन के केस में वेव नेचर ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल के केस में वेव नेचर ऑफ मूविंग पार्टिकल, उससे होता है वो फिनोमिना, और देखा जाता है कि ऐसा है, क्योंकि टनल डायोड तो पूरा टनल इफेक्ट पे ही बेस होता है। जहां कोई पॉसिबिलिटी नहीं क्लासिकली फिनोमिना एक्सप्लेन करने की, क्वांटम वहां पर भी उम्मीदों की किरणें पैदा करती है। लेकिन आप जब इस रिजल्ट पे जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि आप एक्सपेक्टेशन क्लासिकली तो बहुत इजीली आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि सर क्लासिकली इसका एवरेज निकालें, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप क्लासिकल एवरेज निकालने के लिए आप क्या करेंगे,
एवरेज आपको चाहिए क्लासिकली, तो आप क्या करेंगे, पार्टिकल कंटिन्यूस चल रहा है तो आप क्या कर देंगे, एक्स डी एक्स अपॉन क्या लगाएंगे, यहां से ए से लेके और ये माइनस ए तक जा रहा है, तो इंटरवल इसका यहां पे कितना हो जाएगा, बताएं मुझे, क्या क्या लेंगे, 2a हो जाएगा, ए यहां तक माइनस माइनस ए, 2a इंटरवल है, मींस पार्टिकल 2a तक चल सकता है, ए इधर तक चल सकता है और ए इधर तक चल सकता है, और ये जो टोटल क्षेत्र हो गया ये उसकी रीजन हो गया जिसमें वो चल रहा है 2a। बात पहुंचे यहां तक, नहीं पहुंचे? अगर आप इससे पूछेंगे तो x की फिर आपको लिमिट चाहिए कितनी, क्या आ गया आंसर, 0। क्यों, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 हुआ और ए स्क्वायर बाई 2 और माइनस जब लेके चलेंगे तो माइनस ए का स्क्वायर बाई 2 आएगा, वो 0 आ जाएगा, तो यहां से देखो 0 कहा इसने। और अगर आप जनरल सोचते, बिगर इंटीग्रेशन वगैरह लगाए, तो आप क्या करते, आप करते माइनस ए मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी और ये मैक्सिमम वैल्यू है बाई 2 करते, तब भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर अब किससे वैल्यू बताओ, क्वांटम मैकेनिक्स से बताओ, इस समय में बताने की स्थिति में नहीं, क्योंकि मेरे पास वेव फंक्शन नहीं। लेकिन बाद में तो मैं ये बताऊंगा कि जब वेव फंक्शन मेरे पास होगा तो ये भी रिजल्ट यही देगा, क्या कहेगा कि एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन कब बताऊंगा, उस समय, जैसे अब मुझसे कहने लगो सर अभी बता दो, तो मुझे वेव फंक्शन चाहिए, अभी वेव फंक्शन तो मैंने नहीं पढ़ाया कैसे इलैबोरेट होगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक वेव फंक्शन होता है, निकालेंगे उसे कंडीशन से लगा के। नहीं पार्टिकल बॉक्स वाला, नहीं सबके अलग अलग होते हैं वेव फंक्शन, सबका एक नहीं होता, सबका अलग होता है, क्योंकि पोटेंशियल जब अलग चेंज होता है तो वेव फंक्शन भी बदल जाता है, सबका अलग अलग होता है। यहां तक पहुंचे बच्चों, यहां में अब मेरे पास एक विकल्प और था जो हम मिस कर रहे थे, मैंने एक लेक्चर में डिस्कस भी किया था उसे थोड़ा सा, वहां पे मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि हमारे पास ये पार्टिकल बॉक्स पे जाए, फिर से उसमें एक टॉपिक और छोटा सा कवर कर लें, हालांकि मैंने वो पहले भी कवर किया था एक टॉपिक में, लेकिन फिर से जाऊंगा उसी पे कि डेल्टा जो हमारे पास अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का स्क्वायर है वो हमारी कितनी होती है, एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को तो बच्चों देखो भूलना ही नहीं है, कभी भी आ चुका है, इस पे क्वेश्चन लगातार आता है। तो इस पे क्वेश्चन बेसिकली जो आता है हमारा वो किस तरीका का आता है उसे सुने, और क्या मुझे इस पे उम्मीद है क्वेश्चंस के आने की उसे भी सुने। एक तो देखो इस पे क्वेश्चंस की संभावना यही बनती है कि पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करें पार्टिकल इन बॉक्स में। एक्स स्क्वायर हमने निकाला था, कितना था एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन, इसको रिमेंबर रखना। देखो इस पे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे क्या कहा कि एल एक बॉक्स है, उसकी लेंथ 1 एंगस्ट्रॉम है। अगर मैं पेपर सेटर हूं तो देखो मैं कैसे क्वेश्चन बना दूंगा, कहूंगा मैं कि एक बॉक्स है उसकी लेंथ कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है, n बराबर 5 में एक्स स्क्वायर का हमें एक्सपेक्टेशन बताइए। बन गया क्वेश्चन, क्या हुआ, बस वैल्यू पुट कर दो, आ गया आंसर। देखो करना क्या है तुम्हें, अभी किसी पेपर में आया नहीं है, लेकिन तुम्हें हर समय सावधान रहना कि आएगा क्या। क्यों, जब तुम पढ़ रहे हो तो अगर तुम ये नहीं सोच रहे कि इस पे आएगा क्या, तो फिर आप गलती पे हैं। सबसे पहले आपको यही सोचना क्वेश्चन क्या होगा। आपने सोचा यहां लेंथ बदल देगा, अभी मैं ज्यादा टफ क्वेश्चन इस पर क्यों नहीं बता रहा, उसका भी रीजन सुन लो। अभी इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि जब शुरुआत होगी क्वेश्चन की वो इजी क्वेश्चन से होगी यहाँ, लेकिन वो धीरे 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 क्या करता चला जाएगा, टफ बनाता जाएगा। अभी तो इस पर आएगा, ऐसे वैल्यू रख के आएगी वैल्यू।
जहां पे क्या पूछेगा, किसी पर्टिकुलर एन के लिए एल दे देगा और एक्स स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन पूछ लेगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसमें वैल्यू पुट कर देना, सॉल्व कर देना। सॉल्व पे मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो बताऊंगा कि इसमें वैल्यू पुट करनी है केवल। ये तुम्हारा काम है, तो मैं टेस्ट में पूछूंगा तुमसे, कब इस पे अप्लाई करो क्वेश्चन। होंगे सब यही, लेकिन इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो महत्वपूर्ण होंगे। जब आपके टेस्ट पेपर श्रृंखला शुरू हो जाएगी और टेस्ट सीरीज आपकी होगी, उस टेस्ट सीरीज में क्या रखा जाएगा, यही सब चीजें रखी जाएंगी कि क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्या होगा, ये जब तुम इसमें वैल्यू रखोगे तो उसके बाद में आपके पास वैल्यू यहाँ ऑब्टेन हो जाएगी। और महत्वपूर्ण क्या है इसमें, महत्वपूर्ण यह है कि अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का जो स्क्वायर है वो हमें यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। कितना आएगा, एक्सपेक्टेशन एक्स हमें पता है यहाँ L/2 होती है, इसको दोनों को यहाँ पे रिजल्ट को रखें वैल्यू को, L स्क्वायर माइनस 3 अपॉन माइनस L स्क्वायर 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस L स्क्वायर अपॉन 4 इजकल टू L स्क्वायर अपॉन 12 माइनस L स्क्वायर अपॉन 2n स्क्वायर पाई स्क्वायर। इस फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन की मुझे उम्मीद है आने की। पहले एक्सपेक्टेशंस में आपको फ्यूचर प्रिडिक्ट करता हूं क्या क्वेश्चन आएंगे, ये तो आ चुका बहुत बार। अब क्वेश्चन इस पर आएगा, इस तरीका के क्वेश्चन की मुझे एक्सपेक्टेशंस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्म पर आएगा। जब इस पे आ जाएगा फिर इस पे क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्म पे, जहां क्या पूछेगा, अनसर्टेनिटी बताइए। जैसे सपोज किया मैं एग्जामिनर सेटर हूं, नेट के पेपर का, गेट का, बार्क जस्ट पेपर किसी का बना रहा हूं, तो इसी पे क्वेश्चंस रख दूंगा कि एक्सपेक्टेशन एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है। 4 अल्टरनेट बना दूंगा, वैल्यू पूछ लूंगा। बात को समझ रहे हैं? क्वेश्चन यहीं से आने की उम्मीदें मुझे बहुत ज्यादा हैं, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस की उम्मीदें हैं। एक्सपेक्टेशन मैं कवर कर रहा था किसका, पोजीशन का। और आप अनसर्टेनिटी की तरफ जाएंगे तो यहां पे हमें ये डेल एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। यहां पे पहले अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का स्क्वायर पता करेंगे इस फॉर्मूले से, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन अगर वो पूछता है तो जो वैल्यू निकाल लोगे उसका रूट ले लोगे। बात समझ रहे हैं? ऐसे भी पूछ सकता है कंपटीशंस की दुनिया में, देखो ऐसे भी पूछ सकता है कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन किन किन फैक्टरों पर निर्भर करेगी। पेपर सेटर ध्यान ही रखना है सबको। कोई स्टूडेंट ऐसा है कहीं बाहर चला गया है, यहीं आए क्लास में, कोई है, नाम नहीं ले रहा मैं, दिन नहीं खराब कर रहा उसका। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन 2 फैक्टरों पर निर्भर करती है, एल पे और एन पे। क्वेश्चन पूछ लेगा कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पार्टिकुलर बॉक्स की किन किन चीजों पर निर्भर करती है, तो वहां पे आंसर में पूछेगा लेंथ पे करती है, केवल क्वांटम नंबर एन पे करती है, लेंथ और एन दोनों पे करती है, या किसी पे भी नहीं करती इनमें से। तो किस पे, एल और एन दोनों पे। अब देखो थोड़ा सा पेपर सेटर अगर और डीप में जाना चाहता है तो कैसे जाए। 3 क्वांटिटी तुमसे लिख देगा, एक्स लिख देगा, एक्सपेक्टेशन एक्स, एक्स स्क्वायर लिख देगा, और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन लिख देगा। कहेगा इनमें से बताइए कौन कौन सी क्वांटिटी ऐसी हैं जो एल और एन दोनों पर निर्भर करती हैं। ऐसे क्वेश्चन बना देगा। बात को समझ रहे हो? इस दिमाग को चलाते रहो हर समय। ये रेस्ट पे अगर आ गया और इसने सोचना बंद कर दिया तो आप कंपटीशंस में डिफीट खा जाओगे। कंपटीशंस की बेस्ट प्रिपरेशन यही होती है कि सदा आप कहां तक सोचो, वहां तक सोचो जहां एग्जामिनर तक ने अभी नहीं सोचा, और तैयार रहो। फिर तुम्हारा कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अपने आप राइज रहेगा। क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो किस चीज के लिए, कि भाई लाओ क्वेश्चन, कहां तक लाओगे। हम तो जहां तक तुम सोचने वाले हो उससे भी 3 कदम आगे तक सोच कर आए हैं। फेल हम क्यों होते हैं? 2 तरीका से, या तो जो टीचर बता रहा है उस दिशा पे काम नहीं करते, एक कारण। दूसरा कारण है कि आज तो हमें याद है, उस दिन तक भूल जाएंगे, आज नोट नहीं करेंगे। आज हमें क्या लग रहे होंगे ये क्वेश्चन, अरे जी ये तो। और जब ये पेपर में आएंगे 4 महीने 5 महीने बाद जब पेपर दे रहे होगे तो कहोगे कुछ था, मैं कहूंगा मैंने सब ये बताया तो था, बताया तो था सर, भूल गए। अब भूलने का कोई कॉलम नहीं चलता। हाँ, अब यहां से देखो पता चल रहा है, ये भी एन पे निर्भर करता है, ये एन पे निर्भर करता है, ये नहीं करता, ये केवल एल पे करता है।
ये दोनों टिक करेंगे, उसमें अल्टरनेट में होगा ये आंसर। यही तो सोचना है। हाँ जी, तो मुझे उम्मीद है कि जो एक्सपेक्टेशंस मैं पढ़ा रहा हूं पोजीशन का, आप भी केवल पोजीशन है, ये मैं सोच रहा हूं एक्सपेक्टेशन खत्म हो गया। मैं क्या कर लिया, मैंने इस टॉपिक को पार्ट्स में बांट दिया। पहले क्या सिखाया तुम्हें कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे इंट्रोड्यूस करें, और फिर दूसरी चीज क्या सिखाई, पोजीशन की एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, और फिर पोजीशन की एक्सपेक्टेशन निकालते निकालते फ्यूचर स्कोप छोड़ दिया तुम्हें, क्या क्या संभावना है। और साथ साथ एक बात जीवन में सदा याद करके चलना कि एक क्वेश्चन सदा पूछा जाएगा क्लासिकल क्वांटम का कंपैरिजन, कहीं भी पूछ सकता है, सदा सीखते चलो। मैं हर रिजल्ट में क्लासिकल और क्वांटम का कंपैरिजन इसलिए करके चलता हूं क्योंकि स्टूडेंट क्लासिकल को परसेप्ट करते हैं, क्वांटम को नहीं करते, तो उसका रीजन क्या है। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसमें हमारा परसेप्शन लार्ज क्वांटम नंबर का तो है, स्मॉल का नहीं है। और जैसे जैसे क्वांटम नंबर हमारा छोटा होता जाता है, ऐसे ऐसे क्वांटम और क्लासिकल के रिजल्ट अलग होने लगते हैं। और जैसे जैसे क्वांटम नंबर लार्ज होता जाता है, क्वांटम और क्लासिकल रिजल्ट कोइंसाइड करने लगते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो टॉक मेरी चल रही थी वो काफी सिग्निफिकेंट रहेगी, और आपको एक्सपेक्टेशंस वैल्यू और ये टॉपिक्स जो मैंने इस पर लिखा है, मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेव फंक्शन, कुछ भी नहीं है अगर आप वेव फंक्शन के सारे एस्पेक्टों को जानते हैं। आप जानते हैं कि किसी पैरामीटर पर कैलकुलेट करने के लिए हम वेव फंक्शन कैसे इस्तेमाल करें, तो आप क्वांटम मैकेनिक्स की बहुत सारी चीजें जानते हैं। उसके बाद क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्वेश्चन छिपे रहते हैं, उन्हें हर समय सर्च करने की जरूरत होती है। आप क्वेश्चन पढ़ते समय पे, अब किसी के लिए तो क्या है कि मैंने एक्सपेक्टेशन एक्स और एक्स स्क्वायर निकाली, एक्स क्यूब मैंने बताई नहीं, लेकिन पेपर सेटर ने पूछा कि एक्स क्यूब का एक्सपेक्टेशन निकालो। बच्चा सोचेगा अब इसे कैसे निकालें। जब आपको एक्स का निकालना सिखा दिया, एक्स स्क्वायर का बता दिया ऐसे निकालें, ऐसे एक्स क्यूब का निकालो। लेकिन मैं क्यों नहीं कहूंगा, मैं इसलिए नहीं कहूंगा वहां तक मत जाओ। क्यों मत जाओ, क्योंकि अभी एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर पे तो आने दो एग्जामिनर को, क्यूब पे तो जब जाएगा जब स्क्वायर पूछना शुरू करे। बात समझो बात को। अभी क्या है, एक्सपेक्टेशन एक्स पे रुका पड़ा है एग्जामिनर, तो उस पर स्कोप है कहां बनेगा, एक्स से एक्स क्यूब के चांसेस कम है। लेकिन हां, तैयार जरूर रहो कि हमें स्क्वायर सर ने ऐसे बताया, एक्स क्यूब आ गया तो हम ऐसे लिखेंगे। उससे क्या होगा, भय का वातावरण खत्म हो। एक महत्वपूर्ण चीज जो मुझे यहां बतानी है तुम्हें, यह बतानी है कि जो भी हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं उसमें अनसर्टेनिटी हम जब भी पोजीशन में निकालते हैं तो इसी फॉर्मूले को जो मैंने लिखा है इसी से निकालते हैं। जैसे मैंने एक बार कंपटीशंस में देखा, इस पैरामीटर की वैल्यू बता दी उसने कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ए है, और एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू बता दी, ये जो वैल्यू है एक्स का एक्सपेक्टेशन उसकी वैल्यू है बी, और कहा ये वैल्यू निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना था, यहाँ पे केवल वैल्यू रखनी है ए माइनस बी स्क्वायर। पेपर वाला कई बार क्या कह देता है, इसको ए स्क्वायर कह देता है, अब पूछता है इसकी वैल्यू निकालो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। उससे बिल्कुल मत डरो, जो फॉर्मूला तुम्हारे पास है उसमें ये वैल्यू देता है तो यहाँ पे पुट करो, सॉल्व कर दो, आया हो क्वेश्चन है गेट का। और तुमने सोचा सर ने तो पोजीशन के लिए बताई थी, मैं कह रहा हूं किसी भी क्वांटिटी की अनसर्टेनिटी इसी फॉर्मूले से निकलती है। किस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस, ये देखो इसको जनरलाइज कर लो, ये जनरलाइज है। जनरलाइज का मतलब कोई भी फिजिकल पैरामीटर्स अगर उसमें अनसर्टेनिटी निकालनी है तो उस फिजिकल पैरामीटर में अनसर्टेनिटी इसी से दी हो जाएगी। क्या करो, उस फिजिकल पैरामीटर का स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन निकाल लो और उसके एक्सपेक्टेशन निकाल लो उसकी, और दोनों में ये फॉर्मूला लगाओ, यहां से अनसर्टेनिटी निकाल लो उस पैरामीटर। आता है क्वेश्चन, यहां से आता है, इस पे आता है, यहां से क्वेश्चन आने हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये मेरी टॉक चल रही थी ये काफी यूजफुल और काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, और आपको फिजिक्स की थोड़ा सोचने की जो डायरेक्शन है उसको परिवर्तित कराने का भी मेरा प्रयास था, और ये भी प्रयास था कि आप जो क्वेश्चनों के लिए कैसे मेंटली प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट वीडियो में मेरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू का जो वीडियो है वही कंटिन्यू रहेगा। अब मैं किसको डिस्कस कर रहा हूँ, पोजीशन की बजाय मोमेंटम को। तो इस वीडियो में इतना ही, आप आगे नेक्स्ट वीडियो देखें मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस पे।